गुड मॉर्निंग गाइस। हम बात कर रहे थे लास्ट क्लास में 12th क्लास एग्रीकल्चर केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था डिटेल में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। नेक्स्ट जो टॉपिक चल रहा था प्रोटीन से रिलेटेड एमिनो एसिड। एमिनो एसिड की डेफिनेशन हम डिस्कस कर चुके थे, एमिनो एसिड के हम क्लासिफिकेशन डिस्कस कर चुके थे। ओवरऑल मैंने आपको बताया था कि तीन प्रकार से हम लोग एमिनो एसिड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, जिनमें से दो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ NH2 ग्रुप, NH2 समूह की स्थिति के आधार पर, एंड सेकंड इज ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, संरचना के बेस पे अपन यहाँ देख चुके हैं। और संरचना के बेस पर हमने क्या देखा था कि उनका नेचर कैसा है, दैट मीन्स एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल नेचर, जो उनकी स्ट्रक्चर के बेस पर अपन ने क्लासीफाई किया था। थर्ड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसे देखें आप, और काफ़ी इजी है, थोड़ा मेमोराइज करने वाला टॉपिक है थर्ड, ठीक है ना। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड्स का वर्गीकरण, तो हम यहाँ करने जा रहे हैं। तो दोबारा मैं बता देता हूँ, ये तीसरा टाइप है, थर्ड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हम किस तरह से इसको डिवाइड करेंगे, देखिए जब हम बात करते हैं एमिनो एसिड की तो हमें अच्छी तरह पता होता है कि एमिनो एसिड इज अ बेसिक यूनिट ऑफ फंडामेंटल एंड बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल। और प्रोटीन मॉलिक्यूल जो बायोमोलिक्यूल है वह लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी डेवलपमेंट, उनकी ग्रोथ, उनके और जो भी रिपेयरिंग है बॉडी के अंदर, सेल्स रिपेयरिंग वगैरह, इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स प्रोटीन अगर इतना इंपॉर्टेंट है तो उसे बनाने वाला जो इसका यूनिट है एमिनो एसिड वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो उसकी इंपॉर्टेंस के बेस पर अगर हम लोग देखते हैं तो एमिनो एसिड्स को दो पोर्शंस में क्लासिफाई किया जाता है। फर्स्ट वन इज एसेंशियल एमिनो एसिड, अनिवार्य एमिनो अम्ल। सेकंड है नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स, अनिवार्य एमिनो अम्ल, ठीक है। इन दो पोर्शन में डिवाइड किया जाता है। पहले मैं इनकी डेफिनेशंस आपको दे देता हूँ। एसेंशियल एमिनो एसिड्स क्या होते हैं? सच एमिनो एसिड्स which do not synthesized into cells of living organisms, right? And they are acquired from outside via various food products, ओके। तो यहां पर हम बात क्या करेंगे कि ऐसे एमिनो अम्ल जिनका सजीव कोशिकाओं में संश्लेषण नहीं होता तथा इनको विभिन्न खाद्य पदार्थों के द्वारा बाह्य रूप से ग्रहण किया जाता है।
ठीक है, इनको बोलते हैं एसेंशियल एमिनो एसिड्स, और ये टोटल होते हैं 10, ये टोटल होते हैं 10। अभी आपको बता दिए जाएंगे कि कौन कौन से एमिनो एसिड्स हैं। नंबर 2, नॉन एसेंशियल, सच एमिनो एसिड्स which synthesized into cells of living organisms, इसका क्या मतलब हुआ? एमिनो अम्ल जो सजीवों की कोशिकाओं में निर्मित होते हैं। देखिए बेटा, यहाँ पे सिंपल सी बात है, आपको ध्यान ये क्या रखना है कि जो बॉडी से बाहर बन रहा है इंपॉर्टेंट है, एमिनो एसिड्स तो इंपॉर्टेंट है ही सारे, लेकिन अगर वो बॉडी से बाहर बन रहे हैं तो उनकी इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है, क्योंकि वो हमारी बॉडी में आने के बाद प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करेंगे और बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस में अपना पार्ट देंगे। तो इसके लिए वो इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि उनको किसी भी कंडीशन में आप किसी आउटसाइड फूड प्रोडक्ट्स से, ठीक है ना, उसको अपन को एक्सेप्ट करना पड़ता है, उसको एक्वायर करना पड़ता है। तो वहाँ पर हम लोगों के लिए ध्यान रखने वाली बात है कि ऐसे एमिनो एसिड जो बॉडी में नहीं बनेंगे बट हमें हर हाल में चाहिए, हर कंडीशन में चाहिए बॉडी के लिए, ठीक है, बॉडी की रिएक्टिविटी, बॉडी की जो एक्टिविटीज़ हैं, सेल्स एक्टिविटीज़, उनके लिए, तो इसलिए वो एसेंशियल हो जाते हैं हमारे लिए। और ये इस तरह के टोटल 10 एमिनो एसिड्स हैं जो हमारे लिए एसेंशियल एमिनो एसिड की तरह बिहेव करते हैं। लेकिन जो एमिनो एसिड ऑलरेडी सेल बना देती है, जो एमिनो एसिड ऑलरेडी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज हो रहे हैं, तो वो इतने एसेंशियल नहीं होते। एसेंशियल वर्ड का मतलब समझ लीजिए आप, एसेंशियल वर्ड का मतलब है, इसका मतलब ये नहीं कि हमको इनका कोई यूज नहीं हो रहा सेल में, या ये कोई बॉडी की मेटाबॉलिक रिएक्शन है, बॉडी की जो सेल रिएक्शन है उनमें यूज नहीं हो रहे, ये भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। बट इंपॉर्टेंस होती है कि बाहर से लेना है, किसी फूड प्रोडक्ट से लेना है या नहीं लेना, तो ये तो कंपलसरी हमको लेना पड़ेगा, क्योंकि जबकि ये बॉडी के सेल्स बॉडी के अंदर ये क्रिएट हो जाते हैं, बॉडी में बन जाते हैं, इसलिए ये इंटरनली, तो इनके लिए मतलब इतना एसेंशियल नहीं होता कि हम इनको बाहर से गेन करें, ठीक है ना। तो और इनके भी टोटल जो नंबर होते हैं, टोटल 10 होते हैं ये, तो ये आपको ध्यान रखना है। और अब मैंने आपको पहले भी बताया था, टोटल एमिनो एसिड जो होते हैं नेचर में वो 20 होते हैं। तो 20 एमिनो एसिड्स ही अलग अलग तरीके से कई बहुत सारे तरीके से जुड़कर, ठीक है ना, आपस में कई बार तो इतनी बड़ी चेन बना लेते हैं जिनमें 20 एमिनो एसिड्स अलग अलग रूप में जुड़कर, अलग अलग पोजिशंस में जुड़कर, और कि एक बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, लाइक एज इंसुलिन जैसे। अगर अपन प्रोटीन्स की बात करें, राइट, तो यहाँ पे मैंने 2 डेफिनेशंस आपको बताई, थर्ड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड, जो इनकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, और इनको हम बाहर से एक्वायर करें या नहीं करें, इनको रिक्वायर होती है या नहीं होती, तो वो सारी कंडीशंस पे एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, ठीक है ना। तो अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि कौन कौन से एमिनो एसिड्स, कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ कि कौन कौन से एमिनो एसिड्स जो हमारे लिए हैं वो एसेंशियल है, और कौन से एमिनो एसिड्स जो हमारे लिए ऐसे हैं जो नॉन एसेंशियल्स में आएंगे। तो बेटा नोट करें आप सभी बच्चे। फर्स्ट पॉइंट, ग्लाइसिन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेलिन, ठीक है बेटा, वेलिन, ग्लाइसिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, इसका ध्यान रखें आप, ग्लाइसिन, वेलिन, आइसोल्यूसिन, फिनाइल एलेनिन, सॉरी ग्लाइसिन इज नॉट एसेंशियल, फिनाइल एलानिन, वेलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, ट्रिप्टोफेन, थ्रियोनिन, मिथियोनिन, 7A मिथियोनिन, दोबारा सुनिए, फर्स्ट इज फिनाइल एलानिन, सेकेंड इज वेलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, ट्रिप्टोफेन, थ्रियोनिन, मिथियोनिन, और आगे चलें लाइसिन, ठीक है बेटा, लाइसिन, नंबर 8 लाइसिन। देन नेक्स्ट बात अपन करें आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन एंड आर्जिनिन।
These 10 amino acids are essential amino acids, अनिवार्य अमीनो अम्लों के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं नॉन एसेंशियल्स की, तो नॉन एसेंशियल्स में आप नोट करें ग्लाइसिन, एलेनिन, देन टायरोसिन, सीरीन। देखिए बेटा, ग्लाइसिन, एलेनिन, टायरोसिन, टायरोसिन, राइट। नेक्स्ट अपन बात करें सीरीन, प्रोलीन, हाइड्रोक्सीप्रोलीन, सीरीन, हाइड्रोक्सीप्रोलीन, then proline. These are non-essential. Then cysteine. नेक्स्ट वन अगर अपन बात करें एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, दोबारा सुनिए, सिस्टीन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड एंड सिस्टाइन, राइट। तो ये जो सारे हैं यहाँ पर मॉलिक्यूल्स, ये सारे क्या कहलाते हैं? नॉन एसेंशियल। 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स, जिसमें 10 एमिनो एसिड एसेंशियल और 10 नॉन एसेंशियल। ठीक है, इनको आप मेमोराइज करें, धीरे धीरे इनको याद करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस बनते हैं, आपको ऑप्शंस में भी क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक मैं क्वेश्चन देता हूं, आपको एक क्वेश्चन बताता हूं कि आपसे क्वेश्चन दे दिया कि विच वन इज नॉट एसेंशियल एमिनो एसिड, कौन सा अनिवार्य एमिनो अम्ल नहीं है, अनिवार्य एमिनो अम्ल नहीं है। तो ऑप्शंस में मे बी पॉसिबल इन 10 में से, इन 10 में से आपको 3 ऑप्शन जरूर देगा और एक ऑप्शन यहां से देगा और आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन रिवर्स भी हो सकता है, विच इज नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, कौन सा अनिवार्य अमीनो अम्ल है, और विच इज एसेंशियल एमिनो एसिड, कौन सा अनिवार्य अम्ल है। तो इस तरह के काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इनके ऊपर ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। तो आप यहां थोड़ा ध्यान रखें। चलिए अब इस क्लासिफिकेशन के बाद एमिनो एसिड के एक हम और छोटा सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, विच इज पेप्टाइड एंड पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड व पेप्टाइड बंध, कि पेप्टाइड क्या होते हैं और पेप्टाइड बॉन्ड क्या होते हैं। पेप्टाइड एंड पेप्टाइड बॉन्ड, राइट। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, molecules which formed by 2 and more than 2 amino acids, formed by reaction between 2 and more than 2 amino acid, known as peptide मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ऐसे अणु जिनका निर्माण 2 या 2 से अधिक एमिनो अम्लों के क्रिया के द्वारा होता है। पेप्टाइड अणु कहलाते हैं, पेप्टाइड अणु कहलाते हैं। ठीक है बेटा, तो यहां पर ये डेफिनेशन हो गई पेप्टाइड मॉलिक्यूल्स की। अगर पेप्टाइड मॉलिक्यूल्स जो बनते हैं एमिनो एसिड से, सर एमिनो एसिड्स तो 2 जोड़ सकते हैं, 2 से ज़्यादा, तो क्या इनको क्लासीफाई कर सकते हैं? बिल्कुल क्लासीफाई कर सकते हैं। पेप्टाइड मॉलिक्यूल का अगर अपन क्लासिफिकेशन देखें, क्लासिफिकेशन ऑफ पेप्टाइड मॉलिक्यूल्स,
क्लासिफिकेशन ऑफ पेप्टाइड मॉलिक्यूल्स। तो अगर हम इनका वर्गीकरण देखें तो कैसे बात कर सकते हैं, देखिए पेप्टाइड मान लो मैंने यहां लिख दिया, इसको हम बता सकते हैं डाइपेप्टाइड भी हो सकता है, ठीक है। डाइपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड दैट मीन्स 2 एमिनो एसिड्स प्रेजेंट, 2 एमिनो अम्ल उपस्थित। तो जो 2 एमिनो अम्लों से मिलकर बनेगा वो क्या कहलाएगा, डाइपेप्टाइड कहलाएगा। ट्राई पेप्टाइड, त्रिपेप्टाइड, 3 एमिनो एसिड्स इसमें प्रेजेंट होंगे। ऐसे अगर अपन चलें टेट्रापेप्टाइड, ठीक है बेटा, टेट्रापेप्टाइड, तो इसमें कितने होंगे, 4 एमिनो एसिड्स प्रेजेंट होंगे। फिर आगे और चले अगर फर्दर, पॉलीपेप्टाइड। अब पॉली जहां वर्ड आ गया दैट मीन्स वहां पर 4, 6, 10, 11, 12 और मोर देन 1500 कितने भी जा सकते हैं, 15, 52, 100 तक, और 100 टू मोर एमिनो एसिड यहाँ पे जुड़ सकते हैं, ठीक है ना बॉस। मैंने आपको जैसे इंसुलिन के लिए बात की थी, वहाँ मोर देन 500 एमिनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे नेचर में 500 या मोर देन 500 एमिनो एसिड है। मैंने आपको पहले ही बताया है 20 एमिनो एसिड्स ही डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर को बनाते हैं, अलग अलग तरीके से ऐड होकर, ठीक है ना, एक लंबी चेन बना लेते हैं, पॉलीपेप्टाइड। तो इसको हम पॉलीपेप्टाइड के लिए यहां पे बात कर सकते हैं, दीज आर पॉलीमर्स ऑफ एमिनो एसिड। ये पॉलीपेप्टाइड के लिए बात कर रहे हैं, ये अणु एमिनो अम्लों के बहुलक होते हैं, बहुलक होते हैं, ठीक है ना। एमिनो अम्लों के क्या होते हैं, बहुलक होते हैं। और वास्तव में जो ये पॉलीपेप्टाइड है, इन्हीं के लिए अपन टर्म लेते हैं, इन्हीं के लिए बात करते हैं वर्ड प्रोटीन। क्या बात करते हैं, प्रोटीन, ठीक है। अब मैं आपको ये भी बता देता हूं कि 2 एमिनो एसिड मिलकर कैसे पेप्टाइड बनाते हैं, और पेप्टाइड में पेप्टाइड बॉन्ड कौन सा होता है। देखिए HNH2, दिस इज NH2, CHR, या यहाँ ले लीजिए, एक ही बात है, देन C डबल बॉन्ड OH। ये हो गया आपका एमिनो एसिड फर्स्ट, मैंने एक फर्स्ट ये ले लिया, प्लस HNH, CR, H, C डबल बॉन्ड OH, दिस इज एमिनो एसिड सेकेंड। ऑलराइट, अब ये रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन के ड्यूरिंग एमिनो एसिड के किसी एक एमिनो एसिड के एमीन ग्रुप NH2 समूह से H और कार्बोक्सिलिक ग्रुप से OH एलिमिनेट होगा, और वो इस तरह से होगा। दैट मीन्स यहां पर किसका एलिमिनेशन होगा, वाटर मॉलिक्यूल का। वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, ये मॉलिक्यूल बनाएगा NH, CR, H, C डबल बॉन्ड O, NH, CR, C डबल बॉन्ड OH एंड दिस वन। अब देखिए बेटा, यहां पर वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद ये एमिनो एसिड फर्स्ट का CO ग्रुप और एमिनो एसिड सेकेंड का NH ग्रुप आपस में बॉन्डिंग करते हैं, और यहाँ जो मैंने इसको डॉटेड बॉक्स में बंद किया है, इसी बॉन्ड को, यानी दैट मीन्स इसको अगर मैं अलग से दिखाता हूं, C डबल बॉन्ड O, NH, दिस बॉन्ड कॉल्ड एज पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है बेटा, ये बॉन्ड कहलाता है पेप्टाइड बॉन्ड। तो यहां पर इस तरह से जो मैंने फॉर्मेशन किया, आपको ये बताया कि पेप्टाइड मॉलिक्यूल कैसे बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, और ये जो मैंने पेप्टाइड मॉलिक्यूल बनाया विद 1 पेप्टाइड बॉन्ड, तो ये है डाइपेप्टाइड।
अगर हम यहाँ इसको इस तरह से दिखा दें, सपोज कीजिए इस डाइपेप्टाइड में मैं यहाँ पर भी ले जाऊँ, n मॉलिक्यूल इसके ले लूँ, n मॉलिक्यूल इसके ले लूँ, ठीक है। और अगर n मॉलिक्यूल लूँ तो ये आगे इस तरह से भी जा सकता है। देखिए समझते जाइए, ये और ये रिएक्शन आगे इस तरह से हो सकती है, ठीक है ना बेटा। तो ये कम्प्लीटली n मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, n मॉलिक्यूल 10, 20, 100, 500, 600, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में बन जाता है, यहाँ मैं लिखूँगा n मॉलिक्यूल्स of amino acid और n molecules, ठीक है ना। इनकी अपन ने बात कर ली है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये बन जाता है पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड तो मैंने आपको दोनों समझा दिए कि किस तरह से बनता है डाइपेप्टाइड और किस तरह से बनता है पॉलीपेप्टाइड, होल एन करके। एंड दिस इज अ पॉलीमेरिक फॉर्म। ये बहुलक अवस्था है किसकी, किसके, एमिनो एसिड की। एमिनो एसिड की पॉलीमेरिक फॉर्म है विच इज ऑल्सो नाउन एज प्रोटीन। तो ओवरऑल हमने यहाँ डिस्कस कर लिया कि किस तरह से पेप्टाइड और पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं। एमिनो एसिड्स के लिए एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल में हमने बात कर ली है बेटा, ठीक है बेटा। उसके बाद अगर हम आगे बात करें, इसके बाद अगर हम फर्दर बात करें कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जो वो बातें हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें फाइनली जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है प्रोटीन्स का बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्रोटीन की बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसमें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि क्या क्या करना होता है। जो प्रोटीन्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, तो मैंने आपको बताया था सेल का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो जो हमारी सेल्स है, जो हमारी कोशिकाएं हैं, जो सजीवों या लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोशिकाएं पाई जाती हैं, उन कोशिकाओं की स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में एक इम्पोर्टेंट पार्ट रोल करते हैं। इम्पोर्टेंट जो पार्ट है उसको प्ले करते हैं, कि इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते हैं, पहली बात। दूसरी बात अगर हम यहाँ करें तो बॉडी के अंदर जो लगातार होने वाली मेटाबॉलिक रिएक्टिविटी है उनके अंदर ही अपना पार्ट प्ले करता है। थर्ड बात करें सेल्स के टूट फूट की, अगर अपन बात करें यानी उनके टूट फूट को सही करने की बात करें, यानी हम रिपेयरिंग की बात करें, सेल्स के अंदर अगर कोई भी ऐसी कंडीशन आई है जिसको रिपेयर करना है तो उसके अंदर ही अपनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। बात समझ आ रही है, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे बॉडी के लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ओवरऑल बात यहाँ ये आती है कि प्रोटीन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल, एंड इसी वजह से इसको ये कहा गया है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। इसको प्रोटीन वर्ड दिया गया, प्रोटियाज, दैट मीन्स फर्स्ट। तो ये सबसे आगे रखा गया है इसको, ठीक है ना मैडम। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है प्रोटीन। फर्दर क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एंजाइम्स, न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में। एंजाइम्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। तो आप यहाँ पर इसको देख लीजिए। एक बार मैं आपको बता देता हूँ फंक्शंस ऑफ प्रोटीन और इंपॉर्टेंस of proteins for living organism, ठीक है। प्रोटीनों का कार्य या सजीवों के लिए प्रोटीनों का महत्व। तो कुछ पॉइंट्स मैं बता देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट, कोशिकाओं के संरचनात्मक कंपोनेंट है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। प्रोटीन्स आर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स। कोशिकाओं के संरचनात्मक यानी उसको निर्माण करने में भूमिका निभाएंगे, संरचनात्मक अवयव हैं। सेकंड, play very important role in growth and development of body। शरीर की वृद्धि व विकास में महत्वपूर्ण भाग
निभाते हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है बेटा। और क्या काम आएंगे? इन एंजाइम्स फॉर्मेशन, यूज्ड इन एंजाइम्स फॉर्मेशन, एंजाइम्स के निर्माण में प्रयुक्त। ध्यान रखना इसे कि एंजाइम जो हम पढ़ेंगे बायो कैटलिस्ट होते हैं। एक और फंडामेंटल पढ़ें, यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन, ठीक है, हार्मोन्स का निर्माण होता है, उसके अंदर भी अपना रोल प्ले करते हैं, ठीक है, उसके अंदर भी ये क्या करते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं हार्मोन्स के रूप में। और एज वेल एज used in formation of hormones as well as used also as hormones like as insulin, समझ में आ रही बात? like as insulin, तो हार्मोन के रूप में ये क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक है बेटा। नंबर 4 की मैं बात कर रहा हूं, ये हार्मोन निर्माण व हार्मोन के रूप में कार्य करते हैं। तो बेटा ये हार्मोन के रूप में कार्य कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंसुलिन, ये आपको पता है डायबिटिक कंडीशंस में हम लोग पढ़ते हैं, अग्नाशय पैंक्रियास से सिक्रिएट होता है, तो ये भी एक प्रोटीन है। तो इस तरह की अगर हम बात करें तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोटीन, एंड दिस इज द कंप्लीट टॉपिक ऑफ प्रोटीन, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ लें आप, फर्दर अपन लोग डिस्कस करेंगे एंजाइम्स एंड